जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चालकों के विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे चालकता एवं विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव को। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। अब देखिए, जब हम चालकों के प्रतिरोध की बात करते हैं तो आपने एक कॉमन संबंध पढ़ा हुआ था। क्या था कि हमको मालूम था कि जो चालक का प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ सिरे के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लें तो मर्ज करने पे हमको क्या मिलता है, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए। और देखिए, आपको मालूम है कि किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में जब आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हो तो वहां पर क्या आता है, बराबर के साथ एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर भी जब हम इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे तो बराबर के साथ एक नियतांक आएगा रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये जो रो है, रो एक नियतांक है, इसका मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। रो एक नियतांक है। इसी रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो समझ लीजिए कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस स्थिति में अगर हम दोनों को मर्ज कर लें तो प्रतिरोध क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा एल अपॉन ए के। इस स्थिति में जो एक नियतांक आएगा अनुक्रमानुपाती की जगह रो, उसी नियतांक को हम बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ से हमने एक विशिष्ट प्रतिरोध इसका निकाल लिया, तो अगर इस विशिष्ट प्रतिरोध का हम मात्रक निकालें, यहाँ से क्या निकालते हैं, मात्रक। अब देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा, प्रतिरोध का होता है ओम और इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। एक कैंसिल हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध आएगा ओम इंटू मीटर। क्या आया प्रतिरोध का, जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर। अब यहां पर देखिए, एक परिभाषा तो हमारे पास ये हो गई कि ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, रो इज इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल। अब अगर हम यहाँ से परिभाषा इसकी निकालें तो हम यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं। क्या परिभाषा निकाल सकते हैं, यहाँ पर अगर हम एल 1 मीटर मान लें और ए को क्या मान लें, 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये दोनों चीजें हम मान लेते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, जो रो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो परिभाषा क्या बनती है कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसकी विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। यहां पर आ गया। चाहे तो हम इसकी एक परिभाषा या एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा अभी, रो इज इक्वल होता है आर इंटू ए अपॉन एल। रो इज इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल। अब इस स्थिति में देखिए, अगर हम आर का मान रखें, यहाँ पर क्या रखें, आर का मान, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। आपस में एक्सचेंज कर लो तो ये क्या हो गया, वी अपॉन एल इंटू ए अपॉन आई। अब देखो, दो चीजें देखो, आपको पहले से मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल होता है V अपॉन एल और धारा घनत्व J इज इक्वल क्या होता है, I अपॉन ए। तो अगर इन दोनों संबंधों को आप इसमें अप्लाई कर देते हो तो V अपॉन एल की जगह तो E आ जाएगा, V अपॉन एल की जगह क्या आ गया, E, और A अपॉन आई की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन जे। तो आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। अर्थात किसी भी चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो दो फॉर्मूले हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला फॉर्मूला मिला है रो इज इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल,
एल को अगर आप 1 मीटर मान लो, ए को आप 1 मीटर स्क्वायर मान लो, तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यहां से अगर आप बात करते हैं तो किसी भी चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दें तो उसकी प्रतिरोधकता या उसके विशिष्ट प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर लंबाई बदली जाएगी तो रो बदलेगा, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि लंबाई और क्षेत्रफल के लिए रो क्या है, एक नियतांक है। तो अगर रो की ओरिजिनल वैल्यू अगर आपको समझनी है तो आप ओम के नियम पर आ जाइए। रो इज इक्वल आपका क्या आया, आर इंटू ए अपॉन एल। आर का मान रख दीजिए। आर का मान क्या आपने पढ़ा है, आर का मान आपने पढ़ रखा है एल इंटू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू एल अपॉन ए। एल से सॉरी इंटू ए अपॉन एल। एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बच रहा है, रो इज इक्वल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर जो आपकी प्रतिरोधकता है उसकी वैल्यू आ गई है। अब इसमें देख लीजिए, इस में आप जब बात करते हो तो इसमें दो चीजें निकल के एम और ई क्या है, सॉरी ए भी कैंसिल इसका हो चुका है, और जब ए कैंसिल हो चुका है तो इसके पास क्या बचा है, एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर। अब अगर आप इस संबंध से बात करते हो तो इस संबंध में क्या है, एम और ई नियतांक हैं, तो केवल दो चीजें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। एक है 1 अपॉन एन के मतलब एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दूसरा जो आपका श्रांति काल है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं, वो या तो उसके पदार्थ पर निर्भर करती है या उसके तापमान पर निर्भर करती है। लंबाई और क्षेत्रफल के बदलने का कोई प्रभाव उसकी प्रतिरोधकता पर या विशिष्ट प्रतिरोध पर नहीं पड़ता। क्लियर। समझ लीजिए, प्रतिरोध से हमने ये पूरा निकाला, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर बात करें तो फॉर्मूला ये। लंबाई और क्षेत्रफल का इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही ये लंबाई या क्षेत्रफल बदलने पर चालक की प्रतिरोधकता बदलती है। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन दिया है, लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 × 10⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा। अब यहां पर देखिए, सिंपल सा आपको दिया क्या क्या गया है, आपको दो चीजें दी जा रही हैं। लंबाई कितनी है 4 मीटर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है, इसको आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। विशिष्ट प्रतिरोध कितना है इसका, विशिष्ट प्रतिरोध है इसका 10 × 10⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर। ओम इंटू सेंटीमीटर को आप बदलोगे तो ये क्या होगा, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ था, सेंटीमीटर आप बदलोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻2 मीटर, 10⁻2 मीटर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻8 मीटर बन जाएगा। आपको निकालना है इसका प्रतिरोध। तो अब देखिए, इसका प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपने पढ़ा है R इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए। तो R इज इक्वल रो कितना है 10 × 10⁻⁸, L कितना है 4 अपॉन A यानी कि क्षेत्रफल कितना है 2 × 10⁻⁴। ठीक है। अब इसमें देखो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, ये 2 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 10 दूनी 20 × 10⁻⁻⁴
4 ओम। क्लियर? या आप इसको चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 ओम। क्लियर? ये आएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपली आप कुछ भी कर सक रहे हो, इसमें क्या कर सकते हो, 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 आंसर आ रहा है। आप जो डिटेल दी गई है वो नोट कर लीजिए, और फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए, इसमें मान रख दीजिए तो आपके आर का मान इससे निकल आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.6 mm व्यास और 50 इंटू 10 की घात माइनस 6 ओम इंटू सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखो जो जो डिटेल हमको दी गई हैं, हम उन डिटेल्स को नोट करते हैं। पहला का क्या दिया गया है, व्यास। पहले क्या दिया है, व्यास। ठीक है, व्यास का मतलब आपको डायामीटर दे रखा है 0.46 mm। तो अगर आप यहां से त्रिज्या निकालो तो आधी हो जाएगी इसकी। ठीक, और 0.23 mm का मतलब है 0.23 इंटू 10 की घात माइनस 3 मीटर। आगे विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है कितना, 50 इंटू 10 की घात माइनस 6 ओम इंटू सेंटीमीटर। इसको भी बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 की घात माइनस 8 ओम इंटू मीटर। प्रतिरोध कितना दे रखा है कुंडल का, 10 ओम। लंबाई आपको बतानी है। तो अब देखो आपके पास मालूम है कि प्रतिरोध दिया है या प्रतिरोध निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले आप तार का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, तार का क्षेत्रफल। अब देखो जो तार आपका होता है उसके अनुप्रस्थ सिरे का क्षेत्रफल होगा वृत्त के इक्वल पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख सकते हो आप। ठीक है, और या इसका रख लो 3.14 इंटू 0.23 इंटू 10 की घात माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपको फॉर्मूला लगाना है। पहले तो इसको आप क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 3.14 इंटू 460 और 23 का होता है 529। तो 0 दशमलव आप जब इसको गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 0.0529। क्लियर, 0.0529 इंटू 10 की घात माइनस 6। इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पे आपका आएगा 0.529 इंटू 3.14। ठीक है, इसका गुणा करते हैं तो इसका गुणा करने पे लगभग जो आएगा वो आएगा आपका 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 6। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिरोध। तो देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा है आर इज इक्वल होता है रो इंटू एल अपॉन ए। इधर ले आओ तो एल इज इक्वल क्या होगा, आर इंटू ए अपॉन रो। मान रखते हैं एल इज इक्वल, आर कितना 10 ओम, ए कितना 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन रो कितना 50 इंटू 10 की घात माइनस 8। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 16.6 इंटू 10 की घात माइनस 8 ऊपर जाएगा
तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ऊपर जाएगा 10 की घात 2/50। 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, एल मतलब 16.6 इंटू 100/50 गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा एल इज इक्वल 16.6 इंटू 2, ये आ गया आपका 33.2 मीटर। क्लियर? तो अब इसको समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें सिंपल आपको क्या करना है, वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। विशिष्ट प्रतिरोध की मदद से आपको लंबाई निकालनी थी। तो विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, लंबाई और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चाहिए था, क्षेत्रफल दिया नहीं है, तो त्रिज्या के द्वारा हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, और क्षेत्रफल से हमारा ये आ गया इसका प्रतिरोध का फॉर्मूला, और इसमें हमने लगाया तो एल आ गई, लंबाई आ गई 33.2 मीटर। मतलब जो तार दिया जा रहा है इससे अगर हम 10 ओम का कुंडल बनाएंगे तो हमें 33.2 मीटर लंबा तार चाहिए होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका चालकता एवं विशिष्ट चालकता। अब देखिए सिंपल सी बात, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो जो रुकावटें उत्पन्न होती हैं उनको बोलते हैं अवरोध यानी कि प्रतिरोध। चालकता का मतलब क्या है कि अगर हम अलग अलग प्रकार के चालक लें, जैसे हमने एक एल्यूमिनियम ले लिया, एक कॉपर ले लिया, तांबा ले लिया, एक एल्यूमिनियम, तो हमको मालूम है कि जो तांबा है वो अच्छा चालक है। अच्छा चालक होने का मतलब किसी भी चालक की जो प्रकृति है उसकी चालकता पर निर्भर करती है। चालकता जितनी ज्यादा होगी चालक की वो उतना ही अच्छा चालक होगा, चालकता जितनी कम होगी वो उतना ही खराब चालक होगा। तो चालकता की बात करी जा रही है, तो सिंपल अगर हम बात करें चालकता, किसी भी चालक की जो चालकता होती है वो उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, वो उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। और चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं C से, इसका फॉर्मूला होता है 1/R। किसी भी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब देखिए व्युत्क्रम की अगर बात की है तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, C का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, R का होता है V/I, तो इसका हो जाएगा I/V, या फिर इसका चाहो तो आप इसका ये भी लिख सकते हो, ये I/V हो गया। क्लियर है? अगर आप यहां से इसका मात्रक निकालते हो, यहां से इसका मात्रक निकालते हो तो देखो प्रतिरोध का ओम होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या इसका एक मात्रक होता है मोह, या होता है एक साइमन। ठीक है? परिभाषा इसकी बहुत सिंपल है, किसी भी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की, तो देखो विशिष्ट चालकता क्या होती है, उसके लिए भी बहुत सिंपल सी चीज है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जो होता है वो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल होता है 1/ρ। तो अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा 1/ρ, 1/ρ, सिग्मा की एक वैल्यू क्या थी, E/J थी, इसकी वैल्यू क्या होगी, J/E। ऐसे ही अगर हम इसका मात्रक निकालें तो देखो इसका जो मात्रक आएगा, इसका मात्रक आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर? जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता था ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। यहां पर थोड़ा सा आइए और समझिए, ये इसका मात्रक मोहो क्यों लिखा जाता है। देखो ओम की अगर बात करें तो ओम को इंग्लिश में लिखते हैं OHM। इसमें कहा गया कि भाई व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है, तो एक हिसाब से इसका उल्टा पढ़ लीजिए। इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, MHO, MHO मतलब मोह। ठीक है? तो वैसे तो इसका नॉर्मल जो मात्रक है हम क्या यूज करते हैं, ओम इनवर्स या मोह या साइमन। दोनों बहुत आसान है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता। क्लियर? चालक की चालकता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा चालक होगा, प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा, क्योंकि ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक, किसी चालक तार की लंबाई 2 मीटर तथा व्यास 1 मिलीमीटर है, इसका वैद्युत प्रतिरोध 50 मिली ओम है, गणना कीजिए वैद्युत चालकता, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता। क्लियर। चलिए, वैद्युत चालकता, तो सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है। जो चीजें दी गई हैं, लंबाई L 2 मीटर, व्यास 1 mm, यानी कि जो त्रिज्या है वो 0.5 mm, मतलब 0.5 इंटू 10 की घात -3 मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रो, पचास मिली ओम। ठीक है, मिली ओम का मतलब क्या है, 50 इंटू 10 की घात -3 ओम। क्लियर। इसका वैद्युत प्रतिरोध दिया है, सॉरी क्या दिया है, वैद्युत प्रतिरोध R। ज्ञात क्या क्या करना है, पहले में हमें ज्ञात करनी है चालकता C निकालना है, दूसरे में हमें निकालना है प्रतिरोधकता यानी कि रो, और तीसरे में हमें निकालनी है विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा। अब यहां पर समझो, त्रिज्या दी गई है मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r²। ठीक है, पाई का मान 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 की घात -3 का होल स्क्वायर, गुणा करेंगे ये आएगा 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 की घात -6, गुणा करिए 25 चौके 100, हासिल 10, 25 एकम 25, 10 35 की 5, हासिल 3, 25 3 75 और 3 78। ठीक है, ये आ गया। अगर आप चाहो तो इसमें दशमलव लगा सकते हो, यहाँ पे 0.7850 इंटू 10 की घात -6। अब देखो, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। पहला क्या है, चालकता, चालकता बराबर होती है 1/प्रतिरोध। 1/प्रतिरोध का मतलब C इज इक्वल 1/50 इंटू 10 की घात -3। 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000/50, या इसको आप ऐसे ही लिख लो 10 की घात 3/50। 10 की घात 3/50, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, 1000 में 50 का भाग दोगे तो ये आएगा 20 ओम इनवर्स। क्या आया, 20 ओम इनवर्स। ठीक है, दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या निकालना है, वैद्युत विशिष्ट तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो देखो प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल R इंटू A अपॉन L। रो इज इक्वल, मान रखो R कितना, 50 इंटू 10 की घात -3, A कितना 0.78, 5 इंटू 10 की घात -6 अपॉन L कितनी 2। तो 2 से भाग करोगे ये कितना जाएगा 25। ठीक है, अब गुणा करिए इसका, तो रो इज इक्वल क्या आएगा, 25 पंचे 125 का 5, हासिल 12, 25 अट्ठे 200 और 12 212 की 2, हासिल 21,
25 सत्ते 175, 76 20 96, 196, 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, 19.625 इंटू 10 की घात -9 ओम इंटू मीटर। क्या आया इसका विशिष्ट प्रतिरोध, कितना आ गया? क्लियर? ये आ गया इसका विशिष्ट प्रतिरोध 19.625 इंटू 10 की घात -9। अब अगर आगे बात करें तो इसमें तीसरा क्या है? तीसरा है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? सिग्मा इज इक्वल 1/रो, मतलब 1/19.625 इंटू 10 की घात -9 भाग करोगे तो ये आएगा आपका 100 इंटू 10 की घात 7। 10 की घात 9 ऊपर ले गए तो 10 की घात +9 हो गया, माइनस का था। 10 की घात +9 को हमने क्या लिखा? 100 इंटू 10 की घात 7 बटे 19.625। आप जब भाग करोगे तो कितना आएगा? 19×95, लगभग जो आएगा इसका आंसर, लगभग में वो आएगा आपका 5 इंटू 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर? तो सिंपल सा तरीका है कि आपको दिया गया है, पहले आपने तार का क्षेत्रफल निकाला, प्रतिरोध से चालकता निकाली व्युत्क्रम लगा के, फिर प्रतिरोधकता निकाली विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूले से, फिर विशिष्ट चालकता निकाली उसका व्युत्क्रम करके। तो ये सारे आंसर आ गए, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इतना टफ नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। जब हमने पिछले वीडियो में बात करी थी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक कारक उसमें आया था तापमान, यानी कि जो तापमान होता है वो भी प्रतिरोध को प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है अब वो जरा समझिए। मान लीजिए कि ये एक चालक है, इस चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया गया है। इस विभवांतर स्थापित करके जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, V धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करते हैं। और एक सिंपल सी बात समझिए, जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करेंगे तो क्या होगा? अपनी गति के दौरान वो टकराएंगे। अगर टकराने की बात करी जाए तो एक बात समझो, हम ताप से स्टार्ट करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, चालक का ताप बढ़ाएंगे, ऊपर का एरो मतलब क्या है? ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर क्या होगा? जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी मतलब वेग बढ़ेगा। और देखिए वेग बढ़ेगा मतलब जो टकराने का समय है, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं अगर वो तेजी से चलेंगे तो क्या होगा? जो श्रांति काल है वो श्रांति काल क्या होगा? टाउ, ये कम हो जाएगा। श्रांति काल क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब श्रांति काल कम होगा तो एक सिंपल सा तरीका समझो कि आपको मालूम है कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो श्रांति काल अगर कम हो गया, तापमान बढ़ाने पर श्रांति काल कम होता है, तो श्रांति काल कम होने से क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ये परिस्थिति है चालक की। लेकिन अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के पदार्थों में जो आपका तापमान है उसका जो असर होता है वो अलग अलग है। ये बात करी जा रही है केवल चालक के लिए। तो अगर देखो हम बात करें चालकों में, किसमें? चालकों में, चालकों में, ठीक है। चालकों में आप बात करते हो तो आपको मालूम है कि R जो होता है वो ये, और दूसरा टाउ। चालकों में बात करो कि ताप बदलने पर, ताप बदलने पर जो आपका N है वो N कैसा रहता है?
कांस्टेंट, क्योंकि चालक में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ताप बढ़ाने पर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। एन में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब हम बात करते हैं टाउ की, तो जो टाउ होता है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर समझ लीजिए, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ी, वेग बढ़ा, वेग बढ़ने पर क्या हुआ, श्रांति काल कम हो गया। श्रांति काल कम हो गया यानी कि जो श्रांति काल है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम इन दोनों को, इसे और इसे मिला लें, इसे और इसे मिलाने पे क्या मिल रहा है, जो प्रतिरोध है वो तापमान के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती आएगा। अर्थात चालकों का जो प्रतिरोध है वो तापमान के बढ़ाने पर बढ़ेगा, पहला। दूसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ कौन से होते हैं, अचालक। कौन से होते हैं, अचालक। अब अगर हम अचालक में बात करें तो संबंध तो वही है प्रतिरोध के 1/n, और दूसरा होता है R अनुक्रमानुपाती 1/τ। अब अगर हम ताप बदलने की बात करें तो ताप बढ़ाने पर, अब देखो अचालकों में पहले क्या था, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन था नहीं था, लेकिन जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है कि जो R है, ताप बढ़ाओगे तो ताप के बढ़ाने पर जो आपका N है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ताप बढ़ाओगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि अचालक पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो इसका मतलब क्या है, अर्थात जो आपका प्रतिरोध है वो क्या होगा, वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात अचालक पदार्थ में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होने लगेगा, और यही सेम स्थिति रहेगी किसमें, अर्धचालकों में। तो अगर हम सेम बात कर लें किसके लिए, अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों में, तो अब बेटा देखो अर्धचालकों में जब आप बात करते हो तो अर्धचालकों में भी क्या होता है कि जो तापमान है वो बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है अर्धचालकों में भी, क्योंकि अर्धचालकों में भी इलेक्ट्रॉन तभी मुक्त होते हैं जब उनका तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने का मतलब क्या है कि इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें भी जो प्रतिरोध होगा वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात अर्धचालकों में भी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होने लगता है। इसमें प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पर चालक में, अचालक और अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। चालकों में क्यों बढ़ता है वो कारण हमने डिटेल में शुरुआत में ही बता दिया। ताप बढ़ाओगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, एन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो श्रांति काल कम हो जाएगा, और श्रांति काल कम हो जाएगा तो देखो तापमान और श्रांति काल का व्युत्क्रम का संबंध है। श्रांति काल जैसे ही कम होगा वैसे ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर, ये तो संबंध आ गया तीनों प्रकार के पदार्थ के लिए। लेकिन ये बढ़ता है कम होता है तो किस प्रकार से बढ़ता है या किस प्रकार से कम होता है, क्या मात्रा रहती है, हम उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें चालक में, तो अब देखिए चालक में जो प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। चालकों के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है तापमान में होने वाले परिवर्तन पर। किसमें परिवर्तन पर, तापमान में होने वाले परिवर्तन पर। और दूसरा चालकों के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन उसके प्रारंभिक प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होता है। एक सिंपल सी बात है कि चालक का प्रतिरोध, तापमान जितना ज्यादा बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना ज्यादा बदलेगा। इसके अलावा प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था इस पर भी इसका निर्भर करता है, परिवर्तन उस पर भी निर्भर करता है। तो अगर हम इन दोनों को
एक साथ कर लें तो इन दोनों को एक साथ करने पे हमको क्या मिलता है, R2 माइनस R1 अनुक्रमानुपाती R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहाँ से जब आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे तो एक नियतांक आएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल, एक नियतांक यहाँ पर आएगा, इस नियतांक को बोलते हैं अल्फा। क्या नियतांक है, अल्फा, इंटू क्या हो जाएगा R1 इंटू T2 माइनस T1। क्लियर। अब अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ठीक है, ये आ गया चालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या है, एक नियतांक है और इस नियतांक को बोला जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर, इसको बोला जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो सिंपल, किसी भी चालक के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, साथ ही साथ उसके प्रारंभिक प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होता है, दो कारकों पर निर्भर करता है, जिससे हमको एक नियतांक मिलता है अल्फा। इस नियतांक को बोला जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक और अल्फा का फॉर्मूला आता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव है, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग। प्रतिरोध बढ़ता है चालकों में ताप बढ़ाने पर और अर्धचालकों या अचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो चालक वाले ही आएंगे केवल। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, देखिए, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब समझना क्या दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 3 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 3.75 ओम। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध, ठीक है, R T, अज्ञात ताप हमने T मान लिया, कितना है 3.15 ओम। T का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो, तो इसमें एक सिंपल सी बात है, आपने क्या पढ़ा अभी, प्रतिरोध का गुणांक का फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। अगर इस फॉर्मूले से आप देख लो तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे R0 से R100 पे ले जाओ, चाहे R0 से RT पर ले जाओ, गुणांक तो वही रहेगा, क्योंकि गुणांक तो पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो इस स्थिति में हम सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100 माइनस 0 इज इक्वल RT माइनस R0 अपॉन R0 इन ब्रैकेट T माइनस 0। R0 से R0 ये वाला कैंसिल, अब रख लो मान, R100 कितना 3.75 माइनस 3/100 इज इक्वल 3.15 माइनस 3/T, गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 0.75/100 इज इक्वल 0.15/T। गुणा करिए तो ये क्या होगा 15×75, T इधर आएगा, 100 उधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो T इज इक्वल 100 इधर आ गया, 100/5, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रतिरोध रहा होगा। आप प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला लगा के दोनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। और देखिए बेटा, ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इनके जो थियोरेटिकल नोट्स हैं वो नोट्स आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। केवल थियोरेटिकल नोट्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं उनके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो आप किसी भी टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? थियोरेटिकल नोट्स सारे आपको इस वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे आपका टॉपिक है ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध। क्लियर? ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, जल्दबाजी में थोड़ा सा रह गया। प्रतिरोध। क्लियर? ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध। अब देखिए, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, इनको जरा समझो। अब देखिए, दो हैं, ओमीय और अनोमीय। अगर आपसे ओमीय प्रतिरोध की बात करी जाए या ओमीय और अनोमीय चालक की बात करी जाए, ठीक है, प्रतिरोध तो नहीं होता बट हम चालक बोल सकते हैं इसको, ओमीय एवं अनोमीय चालक। तो चालक दो प्रकार के हैं, एक ओमीय और दूसरा अनोमीय। ओमीय चालक वो होते हैं जो सभी परिस्थितियों में ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन करने का मतलब है कि इनके लिए जो V होता है वो हमेशा I के अनुक्रमानुपाती होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें V और I के ग्राफ की, V और I के ग्राफ की, तो V और I का जो ग्राफ बनता है इनमें, वो ग्राफ हमेशा कैसा रहता है, एक सीधी लाइन आता है। तो इस प्रकार के चालक को बोला जाता है ओमीय चालक। अनोमीय चालक क्या होते हैं? अनोमीय चालक में V और I हमेशा अनुक्रमानुपाती नहीं होते। क्लियर? हमेशा अनुक्रमानुपाती नहीं होंगे, हो भी सकता, मतलब अगर होंगे तो ओमीय, और अगर अनुक्रमानुपाती नहीं है तो अनोमीय। और इस प्रकार के चालकों के लिए जब आप V और I के बीच ग्राफ बनाते हो, तो V और I के बीच जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, वो एक सीधी लाइन नहीं आएगा, वो इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी लाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीधी लाइन में नहीं आएगा। अगर सीधी लाइन आएगा तो वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा और उसको बोलेंगे ओमीय। ठीक है, ओम के नियम का पालन होता है तो ओमीय चालक, नहीं होता तो अनोमीय चालक। क्लियर? एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है, चालक ओमीय है या अनोमीय? तो अब यहां पर देखो, अगर आप चालक की बात करें तो R1 इज इक्वल क्या होगा, V1 अपॉन I1 होना चाहिए। और R2 निकालते हो तो इसका फॉर्मूला V2 अपॉन I2। R1 निकालो, कितना दिया है, V1 कितना है 50, कितने मिली 2 मिली एम्पियर की धारा है, तो 2 इंटू 10 की घात -3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, R इज इक्वल 25 इंटू 10 की घात 3 ओम। क्लियर? 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर की धारा, ठीक है। तो V अपॉन आई से आया 25 इंटू 10 की घात 3, इससे निकालते हो तो ये क्या होगा, 60/3 इंटू 10 की घात -3। तो इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 20 इंटू 10 की घात 3 ओम। अब देख लो, अलग अलग विभवांतर पर धारा अलग अलग आ रही है, यानी कि दोनों का जो प्रतिरोध है अलग अलग स्थितियों में विभवांतर पर अलग अलग आ रहा है। जब 50 वोल्ट था तो कुछ और प्रतिरोध था, 60 वोल्ट हुआ तो प्रतिरोध कुछ और हो गया। इसका मतलब ये क्या है, अनोमीय है। और लिखा है इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमने गणना कर ली और यहां से हमको क्या रिजल्ट मिला, आंसर जो होगा, ये जो चालक होगा वो कैसा होगा, अनोमीय। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्यान दीजिए कि जो थियोरेटिकल नोट्स हैं इस चैप्टर के, ये वो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।